Hello students, I am Swati Agrawal from UP Medium. I am back again with the new video of class 10 English. So आज हम पढ़ने वाले हैं द फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 3 ट्रू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। हम सभी जानते हैं कि इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं और हमने लास्ट वीडियो लेसन में पढ़ा था इसका पार्ट 1 और आज हम पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 को एंड दैट इज़ द ब्लैक एरोप्लेन रिटन बाय फ्रेडरिक फोर्साइथ। इस वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे इसकी एक शॉर्ट समरी एंड आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। इस कहानी के राइटर हैं फ्रेडरिक फोर्साइथ, जो कि इस कहानी के मुख्य किरदार भी हैं। फ्रेडरिक फोर्साइथ एक पायलट हैं और एक रात इनको मन करता है अपनी फैमिली के साथ समय बिताने का, जो कि इंग्लैंड में रहती है। फ्रेडरिक फोर्साइथ फ्रांस में रहते हैं और अपनी फैमिली से मिलने जाने के लिए वो अपने डाकोटा जहाज से जाना चाहते हैं। इस डाकोटा जहाज का पूरा नाम है डाकोटा DS-088, जिसकी मदद से वो इंग्लैंड पहुंचेंगे। इस कहानी का जो सेकंड मेन कैरेक्टर है वो भी एक पायलट है, जो कि ब्लैक एरोप्लेन को उड़ा रहा था और साथ ही साथ इसी पायलट ने मदद की थी हमारे नैरेटर की उनको सेफली लैंड करने के लिए। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसकी डिटेल्ड समरी। द ब्लैक एरोप्लेन इज़ अ मिस्टीरियस स्टोरी। इस स्टोरी में आप देखेंगे कि कुछ ऐसा होगा जो आपको रोमांच से भर देगा, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि ऐसा क्या हुआ था नैरेटर के साथ, जो कि नैरेटर आज भी समझ नहीं पाए हैं। तो मैं आपके इस जो आपका सरप्राइज़ है इसको आपको बताना नहीं चाहूँगी, लेकिन जैसे जैसे आप स्टोरी पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये रात का समय है और नैरेटर अपनी फैमिली के साथ समय बिताना चाहते हैं। उनकी फैमिली इंग्लैंड में रहती है और नैरेटर फ्रांस में रहते हैं, तो यानी उनको फ्रांस से इंग्लैंड जाना है, जिसके लिए वो अपने पुराने डाकोटा जहाज़ से जाना चाहते हैं। लेकिन जाने से पहले वो पेरिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करके पूछते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और उनको वहाँ से सजेशन मिलता है कि उनको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाना चाहिए। और जो नैरेटर होते हैं वो बिल्कुल ठीक वैसे ही फॉलो करते हैं जैसा कि उनको कंट्रोल रूम से सजेशंस मिलते हैं। जब वो अपनी घड़ी में देखते हैं तो ये समय हो रहा होता है 1:30 बज रहे होते हैं रात के, और उस समय जो नैरेटर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और उनकी खुशी के 2 रीज़न होते हैं, 2 मेन कारण होते हैं उनकी खुशी के, कि वो जो है सबसे पहली बात तो ये कि वो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे, ये सोच रहे हैं वो अपनी फैमिली के साथ समय बिता पाएंगे। और साथ ही साथ जिस समय वो समय देखते हैं अपनी घड़ी में, तो उस समय देखते हैं कि सभी लोग सोए हुए हैं, सब बिल्कुल शांति है, लेकिन वो जा रहे हैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए। तो ये दोनों ही चीज़ें उनको बहुत ही खुश कर देती हैं। लेकिन जब पेरिस 150 किलोमीटर्स पीछे रह गया था, तब अचानक से मौसम बिगड़ने लगा। जो वेदर था वो ख़राब होने लगा। आपने देखा होगा कि जब भी वेदर ख़राब होता है तो हमारी जो फ़्लाइट्स होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, यानी उस समय पर एरोप्लेन को फ्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। और इसी वजह से जो राइटर हैं हमारे, जो हमारे नैरेटर हैं, उनको उस समय दिखाई देता है जो वेदर होता है वो एकदम से चेंज हो गया है और उनके सामने जो स्टॉर्मी क्लाउड्स हैं वो आ गए हैं। और उनको पहले तो ये लगता है कि मुझे इन बादलों के अंदर जाना चाहिए या मुझे इस तरह से मतलब इंग्लैंड की यात्रा को अभी कंटिन्यू करना चाहिए या फिर मुझे वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन एक बात जो उनको ये करने से रोकती है वो है कि वो अपनी फैमिली के साथ उस समय को महसूस कर रहे हैं कि जब वो सुबह ब्रेकफास्ट के समय अपनी फैमिली के साथ होंगे, और ये चीज़ उनको वापस लौटने नहीं देती। और इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि मैं इस वेदर का, यानी जो स्टॉर्मी क्लाउड्स हैं, उनका सामना करूँगा और फाइनली मैं इंग्लैंड समय से पहुंचूंगा, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी बहुत सारे जो स्टॉर्मी क्लाउड्स होते हैं वो उनके सामने आ जाते हैं, और जब वो उसमें एंटर करते हैं तो उनका जो विज़न होता है वो एकदम से ब्लैक हो जाता है, उनको कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है, उनका क्लियर विज़न नहीं होता है। और जब वो चेक करना चाहते हैं अपने डायरेक्शन को, अपनी पोजीशन को कि वो कहाँ पर हैं एक्चुअली, तो वो कंट्रोल रूम से जो है
कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको ये देखते हैं वो कि जो कंट्रोल रूम है उससे उनका जो भी कांटेक्ट है वो नहीं बन पा रहा है, सारे सिग्नल्स चले गए हैं। फिर वो अपने कंपास को चेक करते हैं कि वो इस समय किस डायरेक्शन में है, लेकिन जो उनका कंपास होता है वो भी काम करना बंद कर देता है, यानी इस समय वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहते हैं। इसी बीच एक और नई चीज़ होती है, वो ये कि उनको ये लगता है कि इस समय तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, लेकिन अचानक से उनको एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है। और जब वो उस ब्लैक एरोप्लेन की तरफ देखते हैं तो उसमें जो पायलट बैठा हुआ होता है उससे उनकी नज़र मिल जाती है, यानी उससे उनका आई कांटेक्ट होता है। और जब आई कांटेक्ट होता है तो जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट होता है वो उनको बोलता है, उनको इशारा करता है कि वो उनको फॉलो करें, तो वो ऐसा ही करने लगते हैं। जो ब्लैक एरोप्लेन होता है वो आगे आगे चलता रहता है और जो हमारे लेखक हैं, जो फ्रेडरिक फोर्साइथ हैं, वो उसको फॉलो करने लगते हैं और वो लगातार ऐसा करते हैं आधे घंटे तक। लेकिन आधे घंटे के बाद उनको ये चिंता सताने लगती है कि उनके पास तो फ्यूल केवल 5 या 10 मिनट का ही रह गया है, और अगर ये जो ट्रैवलिंग टाइम है अगर ये बढ़ गया तो ऐसे में फिर वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। लेकिन तभी वो देखते हैं कि जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट होता है वो अपने प्लेन को थोड़ा नीचे करके आगे की तरफ बढ़ता है और वो फिर से उसको फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन तभी उनको सामने दिखाई देता है रनवे, और वहाँ पर वो लैंड हो जाते हैं और फाइनली मतलब उनको लगता है कि चलो अब मैं प्रॉब्लम से बाहर आ गया। लेकिन जब वो रनवे को देखते हैं और रनवे को देखने के बाद पीछे मुड़ कर के देखते हैं तो वो देखते हैं कि जो ब्लैक एरोप्लेन था वो उनको कहीं भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन वो ये सोचते हुए नीचे लैंड तो कर जाते हैं, और जब रनवे पर वो उतर जाते हैं उसके बाद जो वहाँ पर कंट्रोल रूम होता है वहाँ पर जाकर के उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछते हैं। तो जो कंट्रोल रूम में एक लेडी बैठी होती है वो बहुत तेज हंसती है उनकी इस बात पर और बोलती है कि आप ही मतलब जो है इस समय आप ही का जो एरोप्लेन है वही उतरा है, और इस तूफ़ानी रात में इस तरह से इस समय पर कोई भी प्लेन वहाँ पर नहीं है। तब जो फ्रेडरिक फोर्साइथ होते हैं बोलते हैं कि नहीं, एक ब्लैक एरोप्लेन था, उसके पायलट ने ही मुझे जो है रास्ता दिखाया जिस वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आप चेक करिए कि ऐसा कोई एरोप्लेन था, ज़रूर था, मैंने उन्हीं को ही फॉलो करके मैं यहाँ तक आया हूँ। लेकिन वो फिर से उनको ये बताती है कि जो रडार है उस पर केवल आप ही का एरोप्लेन था और कोई भी एरोप्लेन वहाँ पर नहीं था। तो अब यहाँ पर ये स्टोरी हमें नहीं बताती कि वो एक्चुअल में क्या थी। वो फ्रेडरिक फोर्साइथ की इमेजिनेशन थी, उनका साहस था, उनका करेज था जिसने उन्हें पीछे नहीं मुड़ने दिया, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति था, या फिर कोई ऐसा पायलट था जिसने वाकई में उनकी मदद की और वो वहाँ से चला गया। तो ये आपके सोचने की भी बात है। आई थिंक मेरा जो परसेप्शन है वो ये बताता है कि जब आप किसी भी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं, जब आप किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटते हैं तो गॉड भी आपकी हेल्प करते हैं। हमने सुना भी है ना कि जब आप अपनी मदद करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करता है। आई थिंक कि शायद यही हुआ हो हमारे नरेटर के साथ। तो ये छोटी सी स्टोरी थी। आई होप कि इसकी समरी से आप जो है सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई हूँ। मैं इसमें आगे इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी पढ़ाऊँगी। आफ्टर दैट मैं इसके कुछ मेन पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करूँगी, और इन माई नेक्स्ट वीडियो मैं शेयर करूँगी इसके क्वेश्चन आंसर्स। अगर आप इसकी समरी ही देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को यहीं एंड कर सकते हैं, लेकिन इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। फ्रेडरिक फोर्साइथ डिसाइड करते हैं कि उनको फ्रांस से इंग्लैंड जाना है और इंग्लैंड में अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, और इसके लिए वो यूज़ करते हैं अपने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को। ये रात का समय होता है जब वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ मिलेंगे। लेकिन क्या होता है, रास्ते में उनको स्टॉर्म मिलता है जिसकी वजह से उनका जो एरोप्लेन होता है वो घने बादलों में फंस जाता है, और उसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। उनका कंपास, उनका जो रेडियो होता है वो काम करना बंद कर देता है। लेकिन एक स्ट्रेंज चीज़ होती है, वहाँ पर एक एरोप्लेन आ जाता है जो कि उनको हेल्प करता है सेफली लैंड करने में। तो स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एवर मी। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। ये रात का समय होता है जब वो फ्रांस से इंग्लैंड तक की यात्रा को करते हैं, और उस समय वो स्काई को बता रहे हैं कि जो तारे हैं वो चमक रहे हैं, और जब वो नीचे देखते हैं जो कंट्री फ्रांस में जहाँ से वो गुजर रहे होते हैं वहाँ के लोग सो रहे होते हैं।
उस समय हमारे राइटर ये सोच करके खुश होते हैं कि वो इस समय सबसे ऊपर हैं, अकेले हैं और साथ ही साथ वो मिलने जा रहे हैं अपनी फैमिली से। ये जो समय हो रहा होता है ये हो रहा होता है टाइम 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी ये जो टाइम होता है ये होता है 1:30 AM। I should call Paris control soon, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I am on my way to England, over. राइटर जब चलते हुए फ्रांस से पेरिस की तरफ पहुंच जाते हैं तब वो देखते हैं पेरिस की बड़ी बड़ी लाइट्स को और उनको लगता है कि अब मुझे यहाँ के कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करना चाहिए कि मैं यहाँ से पास हो रहा हूँ और मैं इंग्लैंड की यात्रा कर रहा हूँ। तो वो इसके लिए पेरिस कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करते हैं और वहाँ पर बोलते हैं पेरिस कंट्रोल रूम और अपने एरोप्लेन का इंट्रोडक्शन देते हैं। उनके एरोप्लेन का नाम क्या होता है? डकोटा DS-088। वो अपने एरोप्लेन का नाम बताते हुए उसे इंट्रोड्यूस करते हैं और साथ ही ये बताते हैं कि मैं यहाँ से पास हो रहा हूँ इंग्लैंड के लिए, यानी मैं इंग्लैंड की यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा इसलिए किया जाता है, कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन इसलिए दी जाती है कि इन केस अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको ट्रैक किया जा सके। तो इसके लिए जो हमारे राइटर हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल रूम में देते हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है ओवर, जो कि यूज़ किया जाता है जब भी हम वॉकी टॉकी या रेडियो सिग्नल्स के थ्रू जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन होता है ये सिंगल वे कम्युनिकेशन होता है और इसमें जब हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं तो हम ओवर वर्ड से सिग्निफाई करते हैं, उसको बताते हैं कि हमारी बात ख़त्म हो चुकी है। The voice from the radio answered me immediately. DS-088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS-088, over. जब वो पेरिस कंट्रोल रूम को अपने बारे में बताते हैं कि मैं यहाँ से पास हो रहा हूँ, तब उनको पेरिस कंट्रोल रूम से एक निर्देश मिलता है, एक डायरेक्शन मिलता है और कंट्रोल रूम से उनको ये बताया जाता है कि उनको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाना चाहिए। ये वो वहाँ से मैसेज को रिसीव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. जब भी कोई एरोप्लेन होता है तो उसमें मैप होता है और कंपास होता है जो कि उनके डायरेक्शन को शो करता है, उनको बताता है कि वो इस समय किस डायरेक्शन में है। तो जो हमारे राइटर होते हैं उन्होंने उस समय चेक किया अपने मैप को और साथ ही अपने कंपास को भी, और जो उनका सेकंड फ्यूल टैंक था उसको भी उन्होंने टर्न ऑन कर दिया। ये लास्ट फ्यूल टैंक था जिसको वो इंग्लैंड की यात्रा के लिए यूज़ कर रहे थे। और जैसा कि उनको डायरेक्शन मिला था कंट्रोल रूम से कि वो वेस्ट की तरफ 12 डिग्री मुड़ जाएं, तो वो इंग्लैंड जाने के लिए 12 डिग्री मुड़ जाते हैं वेस्ट की ओर। I be in time for breakfast, I thought, a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. यहाँ पर फ्रेडरिक फोर्साइथ सोच रहे होते हैं उस ब्रेकफास्ट के बारे में, उस समय के बारे में जिस समय वो अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए होंगे और ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे। साथ ही ये जो फ़्लाइट होती है ये उनके लिए बहुत ही इजी फ़्लाइट होती है, यानी अब तक उन्होंने किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं किया है और अब तक जो उनकी यात्रा है वो आराम से निकल गई है। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. जब पेरिस 150 किलोमीटर पीछे रह गया तब उन्होंने देखा कि उनके सामने बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े क्लाउड्स आ गए हैं और वो क्लाउड्स इतने स्टॉर्मी हैं कि उनसे पास होना इजी नहीं है। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वो इतने बड़े दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे बड़े बड़े काले जो पहाड़ हैं वो उनके सामने आकर के खड़े हो गए हों। I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. और इस समय उनको ये रियलाइज़ होता है कि वो इस स्टॉर्म का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास
फ्यूल का जो लास्ट टैंक है वही बस बचा हुआ है। तो अगर वो इस स्टॉर्म में जाते हैं तो वो इसको कैसे फेस कर पाएंगे। एक बार को वो ये सोचते हैं कि उनको लौट जाना चाहिए अपने जो है फ्रांस के लिए और इंग्लैंड की यात्रा को नहीं आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन उनको फैसिनेट करता है अपनी फैमिली के साथ वो टाइम जो कि वो बिताएंगे और वो डिसाइड करते हैं कि नहीं, वो आगे इसी यात्रा को जारी रखेंगे और इसी वजह से वो अपने एरोप्लेन को उस स्टॉर्म के अंदर ले जाते हैं। Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. जब वो उस स्टॉर्मी क्लाउड्स के अंदर चले गए तब उन्होंने देखा कि उनको सब कुछ ब्लैक नज़र आ रहा है, वो कुछ भी बाहर का नहीं देख पा रहे हैं और जो उनका ओल्ड डकोटा एरोप्लेन है वो ट्विस्ट कर रहा है उस स्टॉर्मी क्लाउड्स में। I looked at the compass. I could not believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. अब वो चेक करते हैं अपने कंपास को ये देखने के लिए कि वो किस डायरेक्शन में है, लेकिन उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है अपनी आंखों पर जब वो देखते हैं कि जो कंपास है वो एकदम डेड हो गया है। वो राउंड एंड राउंड एंड राउंड यानी वो लगातार घूमता हुआ उनको दिखाई देता है, यानी वो इस समय वर्क नहीं कर रहा है। इट वुड नॉट वर्क, द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। और तब वो ट्राई करते हैं कि वो कंट्रोल रूम से बात करें, कंट्रोल रूम से पूछ पाएँ कि वो कहाँ पर हैं इस समय, लेकिन जब वो अपने रेडियो को चेक करते हैं तो रेडियो सिग्नल्स भी जा चुके होते हैं, यानी उनके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स उनके एरोप्लेन में होते हैं जिससे कि वो कांटेक्ट कर सकते हैं किसी को, वो सारे बंद हो जाते हैं, वो सारे ही डेड हो चुके होते हैं। पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर। जब वो अपने रेडियो को चेक करते हैं और उस पर बोलते हैं पैरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हो, तो वहाँ पर कंट्रोल रूम से कोई भी आंसर को वो सुन नहीं पाते हैं। द रेडियो वॉज डेड टू, और जो रेडियो होता है वो भी ख़राब हो चुका होता है कंपास की तरह। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। और इस समय राइटर हमें ये बताते हैं कि ना तो मेरे पास कंपास था, ना ही रेडियो फैसिलिटी थी, और मुझे पता भी नहीं था कि मैं उस समय कहाँ पर था। I was lost in the storm. Then in the black cloud quite near me I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. और तब उनको दिखाई देता है कि जो काले काले बादल हैं वो उनके आसपास हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि स्ट्रेंज एरोप्लेन को जो अचानक से उनको उन स्टॉर्मी क्लाउड्स में दिखाई देता है। और ये भी बताते हैं साथ में वो कि जो उसके विंग्स होते हैं उस पर कोई भी लाइट्स नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी मैं उसको देख पा रहा हूँ कि वो मेरे साथ उड़ रहा है उस तूफान में। I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. Follow me, he was saying. और अब वो क्या देखते हैं, जैसे ही वो पायलट को देखते हैं, उनका जब उससे आई कांटेक्ट होता है तो वो पायलट उनको हाथ हिला करके, हैंड रेज करके उनको बताता है कि वो उनको फॉलो करें। He was saying, follow me, he knows that I am lost. I thought he is trying to help me. और अब यहाँ पर राइटर हमें ये बता रहे हैं कि जो दूसरे एरोप्लेन का पायलट होता है वो उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है, उसको पता है कि वो इस तूफान में खो चुके हैं और इसीलिए वो उनकी मदद करने के लिए बोलता है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. और फिर क्या होता है, जो दूसरा एरोप्लेन होता है वो अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की तरफ मोड़ देता है और डकोटा प्लेन के ठीक आगे की तरफ आ जाता है ताकि जो डकोटा है वो उसको फॉलो कर सके, और इससे जो राइटर होते हैं वो इजीली उस एरोप्लेन को फॉलो कर पाते हैं आगे जाने के लिए। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. ओबीडियंट चाइल्ड यानी एक ऐसा बच्चा जो कि बड़े लोगों की किसी भी कही हुई बात को एज इट इज़ मान लेता है। तो इसी तरह से जो हमारे राइटर हैं वो उस एरोप्लेन के जो पायलट था उसके अकॉर्डिंग ही उसको फॉलो कर रहे थे, जिस तरह से कोई भी ओबीडियंट चाइल्ड किसी भी एल्डर की बताई हुई बातों को फॉलो करता है। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more.
और अब उनको उस एरोप्लेन को फॉलो करते समय कितना समय हो चुका था? आधे घंटे का समय हो चुका था। और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि अब उनको ये लगने लगा था कि वो आगे की यात्रा कैसे करेंगे। उनको नहीं पता था कि वो इस समय कहाँ पर हैं और कितनी दूर का जो उनका ट्रैवलिंग टाइम है वो रह गया है। और वो इसलिए परेशान थे क्योंकि जो उनका फ्यूल टैंक था उसमें केवल 5 और 10 मिनट का ही फ्यूल बचा था, यानी वो केवल 5 या 10 मिनट तक ही यात्रा करने में सक्षम थे। I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. और तब क्या हुआ? तब वो डर गए, उनको फिर से डर लगने लगा। इसलिए डर लगने लगा क्योंकि उनके पास फ्यूल नहीं था और वो ये डर रहे थे कि मैं फॉलो तो कर रहा हूँ लेकिन अगर मेरे पास फ्यूल नहीं होगा तो मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँगा। लेकिन तब क्या हुआ, जो एरोप्लेन था, जो दूसरा ब्लैक एरोप्लेन था, वो नीचे की तरफ झुकता है और फिर से वो उसको फॉलो करने लग जाते हैं उस तूफान में। Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. It was a runway. अचानक से वो क्या देखते हैं कि जो स्टॉर्मी क्लाउड्स थे वो उनसे बाहर आ जाते हैं और वो दो स्ट्रेट लाइंस को देखते हैं जो कि रनवे होता है, उनको रनवे दिखाई देने लगता है। An airport, I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. और जब उनको रनवे दिखाई देता है तब वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, उनको एयरपोर्ट दिखाई देता है, तब वो ये सोचने लगते हैं कि हाँ अब मैं फाइनली सेफली यहाँ पर पहुँच गया हूँ। और वो फिर पीछे मुड़ करके देखते हैं उस ब्लैक एरोप्लेन को जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन उनको उस पूरे स्काई में कहीं भी उस ब्लैक एरोप्लेन को वो दिखाई नहीं देता, कोई भी पायलट दिखाई नहीं देता और वहाँ पर कुछ भी वो ढूंढने के बाद भी उसको नहीं देख पाते हैं। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. जब वो लैंड कर जाते हैं अपने डाकोटा एरोप्लेन से तो वहाँ पर जो कंट्रोल रूम होता है वहाँ पर जाकर वो ये पूछना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा एरोप्लेन था, कौन सा ऐसा पायलट था जिन्होंने उनकी हेल्प करी। और वो ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो उस पायलट को थैंक यू बोलना चाहते हैं। वो उस लेडी से पूछते हैं कि वहाँ पर कौन सा पायलट था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसको थैंक यू कहना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उस महिला ने मेरी तरफ बड़ी जैसे होते हैं ना स्ट्रेंज तरीके से, जब आप अजीब तरीके से किसी को देखते हैं इस तरीके से उस महिला ने उनको देखा। एंड देन लाफ्ड, और तब वो हंसी। अनदर एरोप्लेन, कोई दूसरा एरोप्लेन। अब देयर इन द स्टॉर्म, इस तूफानी रात में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, और फिर वो उनको बताती हैं कि इस तूफानी रात में कोई भी एरोप्लेन नहीं था, वहाँ पर कोई भी एरोप्लेन इस तूफानी रात में नहीं हमको दिखाई दिया। Yours was the only one I could see on the radar. और तब वो लेडी उनको बताती है कि केवल आप ही का एरोप्लेन हमको रडार पर दिखाई दिया था। रडार एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि किसी पर्टिकुलर एरिया से जब कोई एरोप्लेन पास होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी जानकारी ली जा सकती है। तो जब उन्होंने रडार पर चेक किया तो उन्होंने पाया कि केवल फ्रेडरिक फोर्साइथ का ही एरोप्लेन वहाँ पर उस समय उड़ रहा था। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। और तब वो क्वेश्चंस जो है उनके मन में आने लगते हैं और वो क्वेश्चन करते हैं अपने आप से कि फिर किसने मुझे हेल्प की यहाँ तक आने में, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, और ना ही मेरे पास फ्यूल था। इन तीनों ही चीज़ों के अभाव में किसने मुझे हेल्प किया जिससे कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? और फिर से वो ये क्वेश्चन करते हैं कि कौन था वो पायलट जो उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में मुझे दिखाई दिया था, जो कि उस तूफान में अपने प्लेन को उड़ा रहा था और जिसके पास लाइट्स भी नहीं थी। तो इन सारे क्वेश्चंस को उनके मन में ये जो है आते हैं जब उनको पता लगता है कि रडार पर केवल एक ही एरोप्लेन उड़ रहा था, जो कि एरोप्लेन किसका था, फ्रेडरिक फोर्साइथ का। और वो ये समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा एरोप्लेन था और वो कहाँ चला गया जिसने उनको हेल्प करी, तब जबकि उनके पास कंपास काम नहीं कर रहा था, उनका रेडियो भी वर्क नहीं कर रहा था और वो आउट ऑफ फ्यूल थे। आई होप कि ये जो स्टोरी हमने आपको बताई है इसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई सजेशंस या आपकी कोई क्वेरीज हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।